सैटरडे या मंडे में से किसी एक दिन इस चीज़ के लिए रेडी रहें, बिकॉज पढ़ाना अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाने के साथ साथ ये चीज़ें डिस्कस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 20 मार्क्स के ये आने वाले हैं। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में मैं डिफरेंस बता रहा था, और आपको मैंने काफ़ी अच्छे डिफरेंस बता भी दिया था। अब मैं आपको बस 2-3 ट्रांजेक्शन्स बताऊंगा, 2-3 ट्रांजेक्शन्स बतानी है मुझे आपको, जिसके बेस पे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि वो फाइनल गुड है या फिर इंटरमीडिएट। आप मुझे ही ले लीजिए, मैं हूँ या फिर कोई स्कूल है, लेट्स सपोज कोई स्कूल है। एक स्कूल फर्नीचर भी परचेज करता है, बोर्ड्स वगैरह भी परचेज करता है, ये सब चीज़ें परचेज करता है एक स्कूल। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन से गुड में आएगा, ये फर्नीचर बोर्ड्स वगैरह। और एक तरफ दूसरा वही स्कूल चौक हो गए, डस्टर्स हो गए, मार्कर्स हो गए, ये सब चीज़ें परचेज करता है। ये कौन से गुड में गिना जाए और ये कौन से गुड में गिना जाए? फर्नीचर बोर्ड्स किस तरफ गिने जाएं और ये किस तरफ गिने जाएं? दोनों में कौन से गुड्स किस चीज़ में गिने जाएंगे, फाइनल में या इंटरमीडिएट में? अगर आप ये सोचें, ये इनके बारे में सोचें, फर्नीचर एंड बोर्ड के बारे में, ये है एक तरीके से अगेन कैसी एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स की तरह हैं। भले ही ये स्कूल में एजुकेशन सर्विसेज देने के लिए, एजुकेशन के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए खरीदे गए हैं, बट ये लंबे समय तक चलेंगे। तो ये कौन से गुड में गिने जाएंगे? ये तो गिने जाएंगे फाइनल गुड में, बट ये गिने जाएंगे कौन से गुड में? इंटरमीडिएट गुड्स में। रीजन, बिकॉज ये खरीदे गए हैं एजुकेशन सर्विसेज देने के लिए। ये खरीदे गए हैं किस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए? टू प्रोवाइड फाइनल सर्विसेज, टू प्रोवाइड अ फाइनल सर्विस। वो फाइनल सर्विस कौन सी है? वो फाइनल सर्विस कौन सी है आपकी? वो फाइनल सर्विस है आपकी एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन की सर्विसेज एंड एजुकेशन की चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट है, बट इंटरमीडिएट का रीज़न क्या है? बिकॉज ये यूज़ किए जा रहे हैं किसी और सर्विस को देने के लिए। एंड ये फाइनल में क्यों आए? भले ही ये खरीदे गए हैं स्कूल के लिए, बट ये लंबे समय तक चलेंगे। ये विद इन द सेम ईयर यूज़ होकर ख़त्म हो जाएंगे, ये तो विद इन द सेम ईयर यूज़ होकर फिनिश हो जाएंगे, बट ये चलेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेरे इंस्टीट्यूशन में ही जो फर्नीचर है, मेरे इंस्टीट्यूशन में फर्नीचर है, मेरे इंस्टीट्यूशन में बोर्ड है, बोर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा ही हैं, मेरे इंस्टीट्यूशन में एलईडी है, ये सब चीज़ें क्या हैं? फिक्स एसेट्स की तरह मेरे लिए हैं, बिकॉज ये लंबे समय तक चलेंगे। दीज आर काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। बट जो मैं मार्कर्स खरीदता हूँ, स्टेशनरी खरीदता हूँ, ये सब चीज़ें जो मैं परचेज करता हूँ, ये तो विद इन अ फ्यू मंथ्स खत्म हो जाती है। विद इन अ फ्यू मंथ्स भी कहना बेकार है, विद इन अ फ्यू डेज खत्म हो जाते हैं। मेरा कोई भी मार्कर मोर देन 10-15 डेज नहीं चलता। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए ज़रूरी है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही सेलर अलग अलग तरह के गुड्स अगर यूज़ करता है, तो वो फाइनल में भी आ सकता है और इंटरमीडिएट में भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? उसके यूज़ पे। कल मैंने प्लांट एंड मशीनरी और रॉ मटेरियल के बीच में ये डिफरेंस बताने की कोशिश की थी। बस अब एक लास्ट चीज़ और आपका फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म। बस फिर उनके बीच में छोटे से एक डिफरेंसेस बताने और काम करना। लेट सपोज एक फर्म ने कोल खरीदा, किस चीज़ के लिए? ऑब्वियसली टू यूज़ एज अ फ्यूल, यूज़ करने के लिए। एंड कितना खरीदा? 1500 टन्स परचेज किया, 1500 टन्स कोल परचेज किया था फर्म ने टू यूज़ एज अ फ्यूल। ऑब्वियसली ये फ्यूल की तरह यूज़ होगा, तो ये कौन सा गुड हो गया आपका? इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होने वाला है। इट विल बी यूज एज अ फर्दर प्रोडक्शन, इन द फर्दर प्रोडक्शन। तो पूरे साल तक ये कैसा काउंट हुआ? एज एन इंटरमीडिएट गुड। लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर,
1500 टन में से सिर्फ 1200 टन ही यूटिलाइज हुआ, यानी कि 300 टन कोल रिमेनिंग है। ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग कोल है। रिमेनिंग कोल हमेशा किस में गिना जाता है? क्लोजिंग स्टॉक में। आप भी ये बात जानते हो। साल के एंड में जब कोई रॉ मटेरियल या जब कोई चीज़ बच जाए तो वो क्लोजिंग स्टॉक में गिनी जाती है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अब ये 300 टन्स कौन से गुड में गिना जाएगा? ये 300 टन्स कौन से गुड में काउंट किया जाएगा? फाइनल या फिर इंटरमीडिएट? फाइनल होगा या फिर इंटरमीडिएट होगा? आप फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन से भी आंसर दे सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स तब इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं व्हेन दे आर कंज्यूम्ड विद इन द सेम ईयर। जब उनको सेम ईयर के अंदर अंदर कंज्यूम कर लिया जाए तब वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। पर यहाँ पर जो कोल है वो विद इन द सेम ईयर कंज्यूम नहीं हो पाया, बाय द एंड ऑफ द ईयर कंज्यूम ही नहीं हो पाया, तो बच गया। तो हमेशा अगर कोई इंटरमीडिएट गुड, अगर कोई भी इंटरमीडिएट गुड खुद सोचो, साल के एंड तक कंज्यूम नहीं कर पाए इसे, साल के एंड तक इसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर पाए, तो इस साल के लिए जो ये बचा हुआ है ये यूज़ नहीं हो पाया फर्दर प्रोडक्शन में। इंटरमीडिएट गुड तब कहलाता है जब ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हो जाता है। जो 1500 में से 1200 टन्स यूज़ हुआ है, जो 1200 टन्स यूज़ हुआ है वो इंटरमीडिएट गुड था, लेकिन ये 300 टन्स बच गया, इसलिए अब इसको कैसा कंसिडर करना पड़ेगा? एज अ फिनिश, एज अ फाइनल गुड। अब इसको कैसा कंसिडर करना पड़ेगा? एज अ फाइनल गुड। ठीक है, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, तो इसलिए कोई आर्ग्यू करने का सोचना पड़ेगा। अब इस साल के एंड में मैंने इसको एज अ फाइनल गुड माना, लेकिन जब अब आया नेक्स्ट ईयर, क्या नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन नहीं करूँगा? नेक्स्ट ईयर भी प्रोडक्शन करूँगा। जब नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन करूँगा तो ये जो 300 टन्स मेरा कोल बचा हुआ है, पहले इसी को तो यूज़ करूँगा। अब इसको मैंने यूज़ कर लिया, अब इस बचे हुए 300 टन्स को मैंने यूज़ कर लिया एज अ फ्यूल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, एज अ फ्यूल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब ये दोबारा कौन सा गुड बन गया? अब ये दोबारा कौन सा गुड बन गया? इंटरमीडिएट गुड। तो मेरे कहने का बेसिकली मतलब क्या है, कोई भी गुड इंटरमीडिएट से फाइनल और फाइनल से दोबारा इंटरमीडिएट बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। जब पूरे साल के बीच में इसको ये यूटिलाइज करने के लिए अवेलेबल था तब ये कंसिडर किया गया एज एन इंटरमीडिएट गुड, लेकिन साल के एंड तक आते आते ये यूटिलाइज नहीं हो पाया, इसलिए ये फिर इसको कौन सा गुड मानना पड़ा? फाइनल। लेकिन जब ये नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज हो गया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, अब ये कौन सा गुड बन गया दोबारा से? इंटरमीडिएट। अब ये कौन सा गुड बन गया दोबारा से? इंटरमीडिएट। तो एक ही गुड इंटरमीडिएट से फाइनल, फाइनल से इंटरमीडिएट आपस में कन्वर्जन हो सकता है अगर कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो तो। ठीक है, ऐसा केस बहुत रेयर होगा, ऐसा जो केस मैंने समझाया बहुत रेयर केस है ये, बट पता होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस क्लियर कर दिया। हमें फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया। अब अगर मैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में अगर डिफरेंस की बात करूं, आपकी बुक में ये डिफरेंस कौन से पेज पे होगा? लेट मी थिंक, 6.7 पे होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो 6.7 पे होगा। डिफरेंस के बीच में, इनके डिफरेंस के बीच में क्या हो सकता है? इनके डिफरेंस के बीच में क्या हो सकता है? एक पॉइंट क्या हो सकता है? मीनिंग। मीनिंग हम लोग जानते ही हैं, फाइनल गुड्स वो गुड्स, अच्छा 6.7 कह रहा हूँ मैं अभी, 2.7। मेरे दिमाग में बैंकिंग चैप्टर ही चल रहा है, मेरे दिमाग में बैंकिंग चैप्टर ही चल रहा है। कल तुम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर में ऐसे झंडे गाड़े ना, मेरे दिमाग में वही है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? मीनिंग। मीनिंग हम लोगों ने पढ़ रखा है दैट फाइनल गुड्स किस चीज़ के लिए होते हैं? या तो कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं? या तो रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो मीनिंग हमें पता है। सेकेंड चीज़, कौन सा गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, कौन से गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर। मैंने कल स्पेसिफिकली कहा था इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन होते हैं। कोई भी गुड जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है वो कौन सा गुड माना जाएगा? वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। लेकिन जो गुड प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल जाए वो गुड कौन सा गुड बन जाता है आपका? वो गुड बन जाता है आपका फाइनल गुड।
तो फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन होते हैं। ये बात हम जानते हैं। एक पॉइंट आप किस चीज़ का बना सकते हैं? एग्जाम्पल्स का। मुझे एग्जाम्पल्स बताने पड़ गए तो आप लोगों को शर्म आ जानी चाहिए। एक हाउस होल्ड कोई भी चीज़ कंज्यूम करेगा तो फाइनल, एक शॉपकीपर कोई चीज़ परचेज करेगा रीसेल पर्पस के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो इंटरमीडिएट। अब एग्जाम्पल्स आप लोग जानते हैं। एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वैल्यू एडिशन वाला। एक पॉइंट मुझे बताना है वो है वैल्यू एडिशन वाला। वैल्यू एडिशन किस में हो सकता है? कौन से गुड की वैल्यू अभी फर्दर बढ़ सकती है? फाइनल गुड की वैल्यू फर्दर बढ़ सकती है या फिर इंटरमीडिएट? आप लोग मुझे इसका आंसर देने वाले हैं। कौन से गुड की वैल्यू को फर्दर बढ़ाया जा सकता है? ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये बेसिस लिख रहा हूँ मैं, ये बेसिस आप लोगों को यहाँ पर लिखने होंगे। ये बेसिस आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये बस मैं पूरा पूरा लिखना नहीं चाह रहा फिलहाल। यहाँ पर आप ये सारे के सारे बेसिस लिखोगे और यहाँ पर इनके आंसर्स लिखोगे। बिना बेसिस के कभी भी मत लिखो। कौन से गुड की वैल्यू को फर्दर एड ऑन किया जा सकता है? कौन से गुड की वैल्यू को फर्दर बढ़ाया जा सकता है? फाइनल या फिर इंटरमीडिएट? फाइनल या फिर इंटरमीडिएट, कौन से गुड की वैल्यू को फर्दर बढ़ा सकते हैं? फाइनल गुड के नाम में ही फाइनल है। कुछ सोचो, फाइनल गुड के नाम में ही फाइनल है। अब वो रेडी है कंजम्पशन के लिए, अब वो रेडी है कंजम्पशन के लिए, अब वो रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके अंदर फर्दर एड ऑन नहीं कर सकते बिकॉज अब वो फाइनल हो चुका है। बट इंटरमीडिएट गुड अभी बीच में है, इंटरमीडिएट गुड अभी प्रोड्यूसर्स के बीच में है, अभी उसकी वैल्यू को फर्दर बढ़ाया जा सकता है। तो वैल्यू एडिशन किस में पॉसिबल है? इंटरमीडिएट गुड में। फाइनल गुड में वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते बिकॉज फाइनल गुड अब फाइनल हो चुका है। फाइनल गुड को फर्दर बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई गुड कंज्यूमर के हाथ में पहुंच गया तो वो फाइनल हो चुका है। अगर कोई गुड कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो चुका है तो अब वो फाइनल है, अब उसके अंदर फर्दर एड ऑन नहीं कर सकते। तो वैल्यू एडिशन कौन से गुड में पॉसिबल है? इंटरमीडिएट में। फाइनल गुड में वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं। तो ये आपके 4-5 पॉइंट्स हैं डिफरेंस के। जो मेन है वो मैंने कवर कर लिए। अब अगर आप डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मुझे एक एक पॉइंट डिफरेंस का बताना पड़े, यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट लिख लिख के बताऊँ, अब उसमें टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चले आज फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड का टॉपिक खत्म करते हैं। अब फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड का मतलब तो हो गया। अब इंटरमीडिएट गुड्स को तो भूल जाओ। अब हम बात करेंगे कौन से गुड्स की? अब हम बात करेंगे फाइनल गुड्स की। अगर फाइनल गुड्स को भी कैटेगराइज करने चले हम, अगर फाइनल गुड्स को भी हम कैटेगराइज करने चले तो फाइनल गुड्स को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनल गुड्स को भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ आ जाएगा कंज्यूमर गुड्स और एक तरफ आ जाते हैं कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, कंज्यूमर एंड कैपिटल। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन, स्पेसिफिकली फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स, बाय द या फिर कह लो बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। जो इकोनॉमी के अल्टीमेट कंज्यूमर्स होते हैं, जो हाउस होल्ड होते हैं, जब वो गुड को कंज्यूम करें तो वो कौन से गुड में जाते हैं? वो कौन से गुड में जाते हैं? कंज्यूमर गुड्स में। लेकिन जब फर्म्स कोई गुड को परचेज करे विद द मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोटिव इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जब कोई खरीदा जाए और वो यूज़ किस चीज़ में हो? फर्दर प्रोडक्शन में। अब ये वर्ड देख के मत सोचने लग जाना कि फर्दर प्रोडक्शन वर्ड आ गया तो ये इंटरमीडिएट गुड है। प्रोड्यूसर भी अगर कोई गुड परचेज करेगा, कोई गुड में इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑब्वियसली उसको फर्दर प्रोडक्शन में ही तो यूज़ करना चाहेगा, लेकिन वो किस नेचर का होगा? इन्वेस्टमेंट नेचर का। मुझे 2 कंज्यूमर गुड्स और 2 कैपिटल गुड्स के एग्जांपल बताओ और जल्दी बताना, 1-1 मिनट नहीं लगाना है आपको, 30 सेकंड के अंदर बताओ। 2 कंज्यूमर गुड और 2 कैपिटल गुड के एग्जांपल। जल्दी बताओ, इतनी देर लगाने जैसा क्या है?
आज कुणाल ने बहुत ज़्यादा लेट ज्वाइन किया है। कुणाल बेटे, इतना ज़्यादा लेट होने का क्या रीज़न हो सकता है? कंज्यूमर गुड्स तो तुम्हारे हाथ में ही है। तुम जो फ़ोन, जिस लैपटॉप, जिस कंप्यूटर से ये क्लास ज्वाइन कर रहे हो वो कंज्यूमर गुड है। जिस ईयरफोन्स के थ्रू तुम या जिस हेडफोन्स के थ्रू ये क्लास को सुन रहे हो वो तुम्हारा कंज्यूमर गुड है। तो कंज्यूमर गुड्स तो सभी हैं। कंज्यूमर गुड्स तो सभी हैं। कैपिटल गुड कौन कौन से हो सकते हैं आपके? प्लांट, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स। ये सब किस पर्पज से लिए जाते हैं? ये सब लिए जाते हैं विद द इन्वेस्टमेंट। बेटा कंप्यूटर कैपिटल में नहीं आ सकता। आप किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो ये बताओ। आप कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो? आप हाउस होल्ड की कैटेगरी में आते हो या फर्म की कैटेगरी में आते हो? आप उससे अपने बिजनेस को रन कर रहे हो या फिर अपने 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 पर्सनल काम को कर रहे हो, अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हो? कंप्यूटर्स कैन नेवर बी क्लासिक कंज्यूमर्स। कंप्यूटर्स पे डिपेंड करता है कि वो, अगर वही कंप्यूटर आप अपने ऑफिस में या फिर उस कंप्यूटर से आप अपना बिजनेस चला रहे हो फिर वो आपका कैपिटल गुड है। लेकिन आप उसी कंप्यूटर से अगर अपना वो चला रहे हो, घर के काम कर रहे हो, तो डिपेंड्स। ठीक है, चलो। तो ये कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड के बीच में पहला डिफरेंस है। अब कंज्यूमर गुड्स को अगर मैं फर्दर कैटेगराइज करने जाऊँ तो कैसे हो सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स को भी अगर मैं कैटेगरीज में डिवाइड करूँ तो पहला कौन सा आ सकता है इनके अंदर? नॉन ड्यूरेबल। पहला कौन सा हो सकता है आपका? नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल कौन सा होता है? जो सिर्फ वन टाइम कंजम्पशन के लिए बना हो। जितने भी आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, जितने भी आपके ईटेबल्स हैं, ये नॉन ड्यूरेबल नेचर के होते हैं बिकॉज ये एक ही बार चलते हैं, ये बार बार नहीं चलते। ये कैसे हैं आपके? नॉन ड्यूरेबल हैं, ये ओनली सिंगल कंजम्पशन के लिए बने हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन ड्यूरेबल। फिर एक आता है आपका सेमी ड्यूरेबल। एक होते हैं सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल वो हैं जिनका लाइफ स्पैन कितना हो? जिनका लाइफ स्पैन हो लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम चलेंगे। आपके कपड़े वगैरह, आपके क्लोथ्स वगैरह हैं, ये आपका, इनका जो लाइफ स्पैन जो माना जाता है वो लेस देन 1 ईयर माना जाता है। तो ये किस में आ गए? सेमी ड्यूरेबल। फिर एक आते हैं आपके ड्यूरेबल में, जिनका लाइफ स्पैन क्या होगा आपका? 1 साल से ज़्यादा। ठीक है, आपका घर में जो फर्नीचर है, घर में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, ये सब चीज़ें। और एक फिर आपकी किस में चली जाती है? एक आपके आ जाती है सर्विसेज। ये सब, ये तीनों के तीनों कैटेगरीज, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल या ड्यूरेबल, ये तीनों कैटेगरीज किस चीज़ की हैं? गुड्स की। और गुड्स के अलावा कंज्यूमर्स और क्या चीज़ कंज्यूम करते हैं? सर्विसेज। तो 4 कैटेगरीज हो गई। 3 कैटेगरीज गुड्स की और एक कैटेगरी स्पेसिफिक सर्विस की। सर्विसेज क्या होती हैं? विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। और सर्विसेज को स्टोर करके रखना पॉसिबल नहीं होता। सर्विसेज जिस टाइम प्रोड्यूस होती हैं उनको साइमल्टेनियसली कंज्यूम करना पड़ता है। तो सर्विसेज को ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल में आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये है कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरीज। ठीक है, कैपिटल गुड्स के बारे में हम क्या जानते हैं? ये कैसे नेचर की, पहली बात कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए हैं, और ये फिक्स एसेट की तरह होते हैं। और ये किस पर्पज से लिए जाते हैं? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिए जाते हैं। किस पर्पज से लिए जाते हैं? ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए जाते हैं। ये बात हम जानते हैं। और कंज्यूमर गुड्स जनरली कौन कंज्यूम करते हैं? जनरली किसके पास देखने को मिलते हैं? हमें हाउस होल्ड के पास। एंड कैपिटल गुड्स हमें किसके पास देखने को मिलते हैं? प्रोड्यूसर्स के पास, या फिर हम क्या कह लो, फर्म्स के पास। इनके पास हमें देखने को मिलते हैं कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स। ये दोनों, ये डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? ये जो चीज़ आपको समझाई गई ये क्लियर हो गई? किसी को पूछना है पूछ लो, अदरवाइज मुझे आज एक टॉपिक और करवाना है, वो मैं ख़त्म करूँगा आज। एक टॉपिक और है मेरा पेंडिंग, उसको और ख़त्म करना है, फिर आपकी थ्योरी खत्म। कल से इसके फॉर्मूले, कल हम इसके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, एंड वो फॉर्मूले कैसे यूटिलाइज होते हैं वो भी, टाइम बचा तो वो भी पढ़ेंगे। मैं फिर से रब कर रहा हूँ, किसी को पूछना हो पूछ लो भाई, अदरवाइज मैं रुका हुआ हूँ। एक चीज़ मैं तुम्हें छोटी सी बताता हूँ,
एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो टॉपिक आपको दोनों देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे, तो मुझे याद करने में टाइम लगता है, 2.8 एंड 2.9 पे, जहाँ पर ये दोनों गुड्स, जहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस खत्म होगा, जहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस रखा होगा आपको बुक में, कंज्यूमर एंड कैपिटल, जहाँ पर इनका डिफरेंस खत्म होगा, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 2.10 पेज पे आपको एक टेबल दे रखा होगा, एक टेबल गिवन होगा लंबा सा, 3 कॉलम्स बने हुए होंगे उसके अंदर, और यहाँ पर एक गुड लिखा होगा। ये एक गुड कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, ये एक गुड कैपिटल गुड भी हो सकता है, और यही एक गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। तो यही एक गुड के अलग अलग कैटेगरीज बता रखे होंगे कि ये वाला गुड कब कंज्यूमर होगा, कब कैपिटल होगा, कब इंटरमीडिएट होगा, उसके केसेस दे रखे होंगे आपको। तो एक बार जो टेबल दे रखा है आपको, मोस्ट प्रोबेबली 2.10 पेज पे होगा, अगर चेंज ना हो गया हो कुछ, उस पर जो टेबल है उस टेबल को ज़रूर रीड कर लेना, इस टेबल को ज़रूर रीड कर लेना। जो लोग बुक खोल के बैठे हैं, क्या बताना सही बता रहा हूँ मैं, नहीं या चेंजेस हो गए पेजेस में? ठीक है, 2.10 पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही टेबल दे रखा होगा, इसको पढ़ लेना। ठीक है बेटा, नई बुक में शायद थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पर मुझे पुरानी बुक का पता है, मैं वो बताता हूँ। इस साल थोड़े से पेजेस में आगे पीछे कर दिया। पेज नंबर बता देता हूँ मैं आपको साथ साथ, जितने मुझे याद है, जितने के सारे याद है मुझे। तो आप लोग अपने पेज नंबर्स भी साथ साथ नोट डाउन कर लिया करें, और जो पेज में स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए कहता हूँ, वैसे तो देखो सारा ही पढ़ना है, अब ऐसा नहीं है कि तुम इकोनॉमिक्स में कुछ छोड़ दो पढ़ना, और रीड तो तुम्हें सारा ही करना है, लेकिन जिसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली कहता हूँ पढ़ने के लिए, वो तो पढ़ ही लिया। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। ये कहाँ पर यूज़ होगा हमारी नेशनल इनकम में, वो हम कल बात करेंगे। और मुझे तुम्हें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं सिखाना, मुझे तुम्हें डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताना है। अब मुझे तुम्हें डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताना है। आप कहोगे अरे भैया, अरे सर, अभी अभी तो 11th में इससे पीछा छुड़वा के आए, अभी तो अकाउंट्स में इसने हमारा खून पिया था, पूरा एक चैप्टर ही था इसके ऊपर, चैप्टर नंबर 15 या 16 था शायद से, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी टीके कोयल का, पता नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ द असेट। जो लोग पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं, या फिर जो लोग ह्यूमैनिटीज़ के हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब हमारी असेट की वैल्यू क्या हो जाए, कम। टाइम हमारी एसेट की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों होती है? 3 रीजन है। ड्यू टू, मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। पहला रीजन क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर। पहला रीजन क्या होता है? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकंड क्या है आपका? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के स्पेलिंग दिमाग से निकल, मोस्ट प्रोबेबली ये शायद गलत होगी तो देख लेना। एंड तीसरा क्या है आपका? पैसेज ऑफ टाइम। ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम। ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड पैसेज ऑफ टाइम। अब तीनों का मतलब क्या है ये समझते हैं, और डेप्रिसिएशन के टॉपिक को खत्म करते हैं। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब क्या है? कोई भी एसेट, कोई भी चीज़ जब आप परचेज करते हैं तो उसको आप यूज़ करते हैं, उसको आप ऑन डेली बेसिस, अपने ऑन रेगुलर बेसिस आप यूज़ करते हैं। जब आप किसी चीज़ को ऑन रेगुलर बेसिस यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? पुरानी होने लगती है। धीरे धीरे क्या होने लगती है? थोड़ी थोड़ी सी उसमें कमी आने लगती है, धीरे धीरे वो ख़राब होने लगती है। उसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या होने लगती है? कम। जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं कि हमने किसी चीज़ को घिस दिया यूज़ करके। हाँ, मैं पहले ही ठीक लग रहा था, मैं पहले ही ठीक लग रहा था, ऐसा कुछ है, देख लेना आप। अब इस टाइम पढ़ाते हुए दिमाग में नहीं आती। सो पहली चीज़ जिसकी वजह से किसी चीज़ की वैल्यू कम होती है, बिकॉज हम उसको रेगुलरली क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। रेगुलरली यूज़ करने की वजह से वो चीज़ धीरे धीरे क्या होने लगती है? पुरानी। धीरे धीरे उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होने लगती है? कम। आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को ले लीजिए, जो आप डेली बेसिस पे आप फॉर आवर्स एंड आवर्स यूज़ करते हैं। नए फ़ोन के बैकअप में और पुराने फ़ोन के बैकअप में डिफरेंस होता है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप अपनी बैटरीज को चार्ज करते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम।
एक रीज़न। दूसरा रीज़न एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आप अपने फ़ोन को या अपने व्हीकल को यूज़ भी ना करें। आप लोगों ने व्हीकल के बारे में एक बात सुनी होगी, अगर आपने नया नया व्हीकल शोरूम से बाहर निकलवा लिया और दोबारा शोरूम के अंदर ले गए, नया आपने जो लिया था, लेट सपोज आपने 1 लाख रुपीज़ की कोई बाइक या कुछ लिया था, वही अगर तुम घुमा के दोबारा से शोरूम में ले जाते हो विद इन 10 मिनट्स, विद इन 15 या विद इन 1 आवर, तो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ नहीं रहेगी अब। बिकॉज या फिर चलो एक घंटा तो चलो छोड़ो, 1 घंटा तो कम हो गया, लेट सपोज 3 मंथ्स मान लीजिए, 3 मंथ्स का टाइम ले लीजिए, जो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल रीज़न हो सकता है। आपने कोई कार परचेज़ की, आपने 2-3 महीने उसको यूज़ करी, यूज़ भी नहीं करी, चलो घर में खड़ी, बहुत रेयरली यूज़ करी, लेकिन 3 महीने बाद आपको लगा कि कार हमारे हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, तो आपने उसको सोचा वापस कर देते हैं, इसको वापस बेच के नहीं ले लेते हैं, जिसका नया मॉडल आया है वो ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, 3 महीने के अंदर जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, जो कार के अंदर फीचर्स आपके पास है, वो क्या हो चुके हैं, पुराने। जो कार में टेक्नोलॉजी थी, जो कार में फीचर्स थे, वो क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ क्या हो चुकी है, टाइम के साथ वो क्या हो चुकी है, पुरानी। इंडस्ट्री में, मार्केट में क्या आ चुकी है, न्यू टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाती है, कम। मोबाइल फ़ोन्स का एग्जांपल ले लीजिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब भी कोई फ़ोन नया नया लॉन्च होता है तो बहुत अच्छा खासा प्राइस होता है। सैमसंग के फ़ोन में यूजुअली होता है, नया नया फ़ोन लॉन्च होगा तो होगा 65,000 रुपीज़ का। विद इन 3-4 मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर अंदर यही फ़ोन 50,000 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिलता है, और 1 साल बाद तो यही फ़ोन आपको 35-40,000 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। फ़ोन तो वही है, फ़ोन तो वही है, लेकिन टाइम के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गई, पुरानी। टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने की वजह से वैल्यू क्या हो जाती है, कम। एंड तीसरा रीज़न क्या है, पैसेज ऑफ टाइम। कोई चीज़ तुम यूज़ भी ना करो, लेकिन टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। कोई भी चीज़ टाइम के साथ अपनी वैल्यू खोने लगती है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, जिसकी वजह से किसी असेट की वैल्यू क्या होती है, कम। ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एंड ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन शायद से तुम्हें पता हो, नहीं पता हो तो मैंने बता दिया, इतना समझ आ गया। फिर इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है, वो और बताना है, और आज का लेक्चर ख़त्म करना है। ऑब्सोलेंस की स्पेलिंग एक बार ठीक कर लेना अपने आप देख के, मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी। ठीक है, मेरा चलो आप लोगों से क्वेश्चन ये है, क्या आप डेप्रिसिएशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। जब आप कोई एसेट खरीदेंगे तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। ये एक्सपेक्टेड नुकसान है या फिर अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन वैल्यू है और अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन वैल्यू है, कितना बताओ। वी ऑल नो, हम सबको ये बात पता है कि अगर हमने कोई एसेट खरीदी है तो विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम हो गई, हम ये बात कंप्लीटली जानते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेक्टेड लॉस है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेक्टेड लॉस है। और जिस चीज़ का हमें पहले से एक्सपेक्टेशन हो, जिस चीज़ का हमें पहले से पता हो, उसके लिए हम क्या बना सकते हैं, प्रोविजंस बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या बना सकते हैं, प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। प्रोविजंस का मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम पहले से रेडी रह सकते हैं। उसके लिए हम पहले से क्या रह सकते हैं, रेडी रह सकते हैं। तो ये है डेप्रिसिएशन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन वैल्यू है, एक्सपेक्टेड लॉस है, एंड ये क्या है, इसके लिए प्रोविजंस क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन चलो ऐसे कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन के साथ जो टॉपिक का कंपैरिजन आता है वो किस चीज़ का आता है, कैपिटल लॉस। किस चीज़ का आता है, कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन कैसा नुकसान है, कैसे डिक्रीज इन वैल्यू है, एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन वैल्यू है। कितने रीजंस की वजह से, 3 रीजंस, वो तीनों रीजंस जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। कैपिटल लॉस कैसा नुकसान होता है, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन वैल्यू, अनएक्सपेक्टेड लॉस। मैंने मोबाइल फोन्स के एग्जांपल दिया, टाइम के साथ मोबाइल फ़ोन की वैल्यू कम होगी, आपके फ़ोन्स की वैल्यू कम होगी, हम सब जानते हैं। लेकिन आपका फ़ोन अनफॉर्चुनेटली आपके हाथ से गिर जाए और स्क्रीन के 4 टुकड़े हो जाए, फ़ोन का अगला हिस्सा आगे पड़ा हो, पिछला हिस्सा पिछला पड़ा हो। जतिन तो इस बात को अच्छे से जानता है, जतिन तो इस बात को अच्छे से समझ पाएगा, काफ़ी दिल पे लगेगी जतिन के तो ये बात।
तो जब ये नुकसान जो हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, ये कैसा है? अनएक्सपेक्टेड है। ये कैसा था? अनएक्सपेक्टेड। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल लॉस। इसको क्या कहा जाता है? कैपिटल लॉस। बिकॉज ये कैसा है? ये है अनएक्सपेक्टेड। इसका कोई अंदाजा नहीं था, इसका कोई हमें आइडिया नहीं था। अब इसी से दूसरा पॉइंट निकलता है, डेप्रिसिएशन का आइडिया होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड होता है, तो इसके लिए क्या बनाए जा सकते हैं? प्रोविजंस कैन बी मेड, प्रोविजंस कैन बी मेड। बट कैपिटल लॉस का तो अता पता ही नहीं था, कैपिटल लॉस का तो कोई अंदाजा ही नहीं था, जब तक वो हुआ नहीं था, जब तक वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं थी तब तक हमें उसका आइडिया नहीं था। तो ये इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बन सकता, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बन सकता। ध्यान रखो, ये डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस के बीच में डिफरेंस है आपका। जहाँ पर आपके पेज में डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, पेज आगे पलट के देख लेना, 3-4 पेज बाद दे रखा है, 2-3 पेजेस के बाद दे रखा है। 2-3 भी क्यों? 2-3 भी क्यों? ये 2.11 पेज पे है। ये था आपका डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। ठीक है भाई, इतने में परफेक्ट, इतना समझ आ गया। मैंने आपको ये चैप्टर, एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग बुक को पढ़ने में एक्चुअल में पढ़ने के लिए बैठेंगे, 2.10 पेज में, 2.10 पेज पे ही लास्ट में इन्वेस्टमेंट टॉपिक दे रखा है। टॉपिक दे रखा है इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। उसे मत पढ़ना अभी, उसे फिलहाल के लिए मत पढ़ना, वो मैं कल कराऊंगा। मैंने बीच में हाफ पेज 2.10 का हाफ पेज मैंने भी स्किप कर दिया, मैं सीधा 2.11 पेज पे आ गया। आई गेस आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2.1 से लेके 2.11 यानी कि 2.11 तक पढ़ना। कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, इट्स अप टू यू। मेरी तरफ से हो चुका है, अब आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा पढ़ने में। ठीक है, अब एक दिन में पढ़ें, 10 दिन में पढ़ें या कभी ना पढ़ें, अप टू यू। मुझे जिस दिन तुम फंस गए, कभी तो कोविड ठीक होगा, कभी तो ठीक होगा कोविड, मेरे लग गई वैक्सीन, तुम लोगों को भी लगेगी, कभी तो पकड़े जाओगे। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आप लोगों का इलाज कर देंगे अच्छे से, उस दिन आप लोगों को किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रा ध्यान रखना, ऑनलाइन क्लास में बच जाओ, जिस दिन ऑफलाइन में फंस गए उस दिन पिटोगे। तो इसलिए अभी से अपनी पढ़ाई करनी शुरू करो। ठीक है, चलिए कल आप लोगों का प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि एक कॉपी बना लें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग से, अगर आपने अभी तक नहीं बना रखी थी ऑलरेडी। वैसे तो आपने नोट्स के लिए बनाई रखी होगी, ये जो मैं शॉर्ट नोट्स भेजता हूँ, जिसकी मैं आपको फोटोज़ भेजता हूँ, ये तो आपको कॉपीज़ में नोट डाउन करना ही है। नहीं बना रखी ऑलरेडी तो बेवकूफ़ी कर रहे हो आप लोग, पर जिन्होंने ऑलरेडी बना रखी है उसी को कल लेके बैठना साथ साथ, क्योंकि जो फॉर्मूले में लिखवाऊंगा आई वुड सजेस्ट कि आप साथ साथ लिख लें। ठीक है, बाद में स्क्रीनशॉट तो मिल ही जाएगा, बट साथ साथ लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।